रूस की अजेय वायु रक्षा अब कमजोर पड़ रही है। यूक्रेन ने रूस की रक्षा में इतने छेद कर दिए हैं कि अब उन्हें स्विस चीज कहना चाहिए। अब यूक्रेन उसे नाश्ते में खा रहा है। कम से कम उसके ड्रोन तो खा ही रहे हैं। रूस की हवाई सुरक्षा में हर छेद पुतिन के लिए एक तबाही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका देश यूक्रेन के मध्यम दूरी और गहरे लक्ष्य भेदने वाले हमला ड्रोन को नुकसान पहुंचाने से रोकने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। अब यूक्रेन आसमान का राजा बन गया है। हर छेद के साथ रूस की हवाई सुरक्षा की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ 2026 ने साबित कर दिया है कि रूस की रक्षा प्रणाली यूक्रेन के सबसे खतरनाक हथियारों को रोकने में कितनी कमजोर है। रूस की हवाई सुरक्षा उन्हीं हथियारों से नष्ट हो रही है जिन्हें रोकने के लिए वे बनी थी। 29 जून को यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बल या यूएसएफ ने एक्स पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए। 2026 की शुरुआत से ही केवल यूएसएफ ने रूस की एकीकृत हवाई सुरक्षा प्रणालियों के 194 हिस्सों पर हमला करने में सफलता पाई है। एलिमेंट्स एक काफी अस्पष्ट शब्द है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इसमें हवाई सुरक्षा प्रणालियों जैसे S-300 और पैंटसिर से लेकर उन रडारों तक सब कुछ शामिल है जो इन प्रणालियों को आने वाले खतरों को सही तरीके से निशाना बनाने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर महीने 32 से अधिक हवाई सुरक्षा प्रणालियां नष्ट हो रही हैं, यानी यूक्रेन रोजाना कम से कम एक रूसी हवाई सुरक्षा इकाई खत्म कर रहा है। यह रूस के लिए बहुत बुरा है। यह दिखाता है कि ड्रोन जो पहले से ही पुतिन की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब उन हवाई सुरक्षा प्रणालियों के खिलाफ और भी ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं, जिन्हें इन्हें आसमान में ही मार गिराना चाहिए था। सिर्फ जून के आंकड़े ही काफी बुरे हैं और ये साबित करते हैं कि हमारा औसत अनुमान ज्यादा गलत नहीं है। यूएसएफ ने सिर्फ 31 रूसी हवाई सुरक्षा लक्ष्यों को नष्ट करने में सफलता पाई, जो रूसी इलाकों में और गहराई तक घुसपैठ का संकेत है। इसका बड़ा असर सिर्फ रूस पर ही नहीं, बल्कि उन सभी इलाकों पर भी पड़ेगा जिन्हें पुतिन के पिट्ठुओं ने यूक्रेन में कब्जा कर रखा है। यूएसएफ ने बताया कि 11 जून 2025 को हुए अपने गठन के बाद से अब तक उसने 276 रूसी हवाई सुरक्षा प्रणालियां नष्ट की है, जिससे रूसी हवाई सुरक्षा के मिथक का अंत हो गया। ये एक दिलचस्प संख्या है। अगर हम 2026 के पहले 6 महीनों में नष्ट किए गए 194 को कुल 276 में से घटा दे, तो इसका मतलब है कि 2025 के दूसरे हिस्से में 82 हवाई सुरक्षा तंत्र नष्ट किए गए। हमने आपको बताया था कि यूक्रेन अपनी हवाई सुरक्षा अभियान को तेज कर रहा है और यह उसका सबूत है। 2026 के पहले 6 महीनों में यूएसएफ ने जितने हवाई सुरक्षा तंत्र नष्ट किए हैं, वह संख्या 2025 के अंतिम 6 महीनों में नष्ट किए गए तंत्रों से लगभग 2.4 गुना अधिक है। एक और बात, ये सिर्फ यूएसएफ के आंकड़े हैं। अन्य यूक्रेनी इकाइयां भी रूसी हवाई सुरक्षा को निशाना बना रही है। इसलिए यूएसएफ द्वारा साझा संख्या पुतिन की सभी हवाई सुरक्षा समस्याएं नहीं दिखाती। रूस की परतदार हवाई सुरक्षा जो अब स्विस चीज जैसी हो गई है, उसके लिए हालात और कैसे खराब हो सकते हैं? इसका जवाब आसान है। यूएसएफ ने केवल इन सिस्टम्स को नहीं तोड़ा। अब तक साझा किए आंकड़ों में रूस के मुख्य हवाई सुरक्षा नेटवर्क के तत्व शामिल हैं। हम उन S-300 और S-400 की बात कर रहे हैं, जिन्हें दर्जनों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए, और उन रडार सिस्टम्स की जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से संभावित खतरों का पता लगा सकते हैं। लेकिन यूएसएफ सिर्फ इन सुर्खियां बटोरने वाले उपकरणों को ही नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा को नष्ट कर रहा है। यूएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी सब के अलावा 426 मोबाइल रडार सिस्टम और रूस के 3838 मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सिस्टम यूएसएफ ड्रोन का शिकार हो चुके हैं। ये सिस्टम मुख्य लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ईंधन डिपो, लॉजिस्टिक हब जैसे छोटे लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जिन्हें रूस मोर्चे के पीछे छुपाता है। खास तौर पर EW सिस्टम रूस के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों में से एक है, क्योंकि ये जीपीएस सिग्नल को जाम करके या उसमें हस्तक्षेप करके आने वाले ड्रोन को रास्ते से भटका सकते हैं। अब यूक्रेन के ड्रोन इनका भी शिकार कर रहे हैं, और इनमें से हर एक स्थानीय सिस्टम के नष्ट होने से मोर्चे से दर्जनों किलोमीटर पीछे मौजूद रूस की अहम संपत्तियों को निशाना बनाने के और मौके मिलते हैं। यह रूस के लिए दुस्वप्न है। यहाँ हम एक अभेद्य माने गए
एयर डिफेंस नेटवर्क के ढहने को देख रहे हैं और यह बात रूस भी जानता है। देश को वायु रक्षा प्रणाली की विफलता का असर महसूस हो रहा है। देश भर के 89 अलग अलग क्षेत्रों और कब्जे वाले इलाकों में अब ईंधन की कमी का असर पड़ रहा है। यूक्रेन के रूसी रिफाइनरियों पर लगातार हमलों के चलते, जिन्हें वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित होना था, ईंधन ट्रकों पर हमले हो रहे हैं, जिन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन की शानदार रणनीति का सबसे बड़ा संकेत स्लाव्यांस्क तेल रिफाइनरी पर 28 जून को हुए हमले से मिलता है, जिसकी रिपोर्ट 29 जून को आरबीसी यूक्रेन ने की और वो 2 दिन से जल रही थी। यूक्रेन सीमा से 300 किलोमीटर दूर स्थित 5.2 मिलियन टन क्षमता वाली यह रिफाइनरी रूस के दक्षिणी संघीय जिले की तेल रिफाइनिंग का करीब 9% हिस्सा है। यूक्रेन इस रिफाइनरी पर बार बार हमला कर रहा है। 27 अप्रैल को हमला हुआ था, फिर 19 मई को भी, और अब यूक्रेन ने 28 जून को फिर से इस पर हमला किया है। ये यूक्रेन की मासिक परंपरा बनती जा रही है। स्लाव्यांस्क तेल नरसंहार। रूस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रिफाइनरी का घेरा बड़ा है और हर दिशा से आने वाले यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा लगाना संभव नहीं। ये उस समस्या का एक छोटा सा उदाहरण है जिसका सामना अब रूस हर जगह कर रहा है। ये इतनी बड़ी है कि अपनी रक्षा नहीं कर सकती। यूएसएफ हर बार रूस की वायु रक्षा प्रणाली नष्ट करता है, जिससे यूक्रेन रूस की बाकी रक्षा और कमजोर कर देता है। रूस वही कड़ा सबक सीख रहा है जो उसके कई सहयोगी महीनों से सीख रहे हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणाली उतनी अच्छी नहीं है। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत को याद करें, जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। सालों से ईरान एक वायु रक्षा नेटवर्क बना रहा था जो मुख्य रूप से रूसी वायु रक्षा प्रणालियों या उन प्रणालियों की अपनी खुद की नकल और चीन से खरीदी गई वायु रक्षा प्रणालियों से बना था। ईरान की इन बड़ी रक्षा प्रणालियों ने क्या किया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के मिसाइल और बमों के आगे कुछ नहीं टिक सका। आर्मी टेक्नोलॉजी के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर तुरंत हवाई वर्चस्व पा लिया था। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क का करीब 80% नष्ट हो गया। देश के पास सिर्फ मोबाइल लॉन्चर बचे थे क्योंकि रूसी S-300 और अन्य रक्षा प्रणालियां बेकार होकर नष्ट कर दी गई थी। ऐसा ही वेनेजुएला में भी देखा था, मगर छोटे स्तर पर। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को रूस निर्मित S-300 और बुक M2 वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद पकड़ा। वे रक्षा प्रणालियां, जैसे ईरान में हुआ, अमेरिकी मिसाइलों को काराकास में घुसने और मादुरो की गिरफ्तारी रोक नहीं सकी। अब यूक्रेन रूस की वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ कुछ अलग कर रहा है। रूसी प्रणालियां वही हैं, लेकिन अब यूक्रेन और यूएसएफ मिसाइलों की जगह ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें रोकने में वे असफल हो रही हैं। फिर भी हम समानताएं देखते हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणालियां उन हथियारों को नहीं रोक पा रही हैं जिन्हें उन्हें रोकना चाहिए था। यूक्रेन अब डीप और मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन बनाकर रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए स्वार्मिंग रणनीति अपना रहा है, जिससे इन प्रणालियों और उनके लक्ष्यों पर हमला संभव हो रहा है, जो कुछ हद तक उस शॉक एंड ऑ अभियान की याद दिलाता है जो हमने ईरान में देखा था। रूस की मुख्य समस्या है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां यूएसएफ ड्रोन से निपटने के लिए नहीं बनी है। ये रक्षा प्रणालियां मिसाइलों से निपटने के लिए बनाई गई थी। इसमें भी ये ठीक से काम नहीं करती, लेकिन जब ड्रोन का सामना करना पड़ता है, जिन्हें उनके रडार पहचानने, ट्रैक करने और निशाना बनाने में भी मुश्किल होती है, तो ये और भी ज़्यादा संघर्ष करती हैं। ये सिर्फ रूस की समस्या नहीं है। भले ही उसकी वायु रक्षा प्रणालियां आधुनिक पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में कमज़ोर लगे, लेकिन तकनीकी रूप से रूसी और पश्चिमी दोनों प्रणालियां विमानों और मिसाइलों से लड़ने के लिए बनाई गई हैं, जो यूक्रेन द्वारा छोड़े गए ड्रोनों की तुलना में बड़े, तेज़ और कहीं ऊंचाई पर उड़ते हैं। एक ड्रोन तब तक रडार की नज़र से नीचे रह सकता है जब तक वह इतना पास ना आ जाए कि रडार या उससे जुड़े सिस्टम पर हमला कर सके, इससे पहले कि मिसाइल दागी जाए। और चलिए उन वायु रक्षा मिसाइलों की बात करते हैं। वे बहुत महंगी होती है, जबकि ड्रोन सस्ते होते हैं। तो भले ही एक रूसी वायु रक्षा प्रणाली किसी ड्रोन को ट्रैक करने में सफल हो जाए, फिर भी कुछ गणना करनी पड़ती है। क्या एक मिसाइल खर्च करना उचित है
जिसकी कीमत सैकड़ों हजारों शायद लाखों डॉलर हो सकती है, सिर्फ उस ड्रोन को नष्ट करने के लिए जिसकी कीमत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर यूक्रेन कभी कभार ड्रोन भेजता तो हाँ, लेकिन जब दर्जनों सैकड़ों ड्रोन आते हैं तो युद्ध क्षेत्र की गणना बदल जाती है। रूस के लिए अपने एयर डिफेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ड्रोन को रोकना बस बहुत महंगा साबित होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता जब ये सिस्टम वही तबाह हो जाते हैं जहां तैनात हैं। तो यूक्रेन ने रूस की एयर डिफेंस को स्विस चीज जैसा छेददार बना दिया है। रक्षा प्रणाली टूट चुकी है। अब यूक्रेन कई कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर हावी है और रूस में बार बार हमले कर सकता है। लेकिन इन सब का रूस के लिए क्या मतलब है? रूस इन समस्याओं को क्यों नहीं सुलझा सकता? जवाब देंगे, लेकिन पहले याद दिला दे कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। रूस की छेदों से भरी रक्षा व्यवस्था एक समस्या है, क्योंकि हर एयर डिफेंस सिस्टम, रडार या EW डिवाइस जिसे यूएसएफ नष्ट करता है, वह अन्य ड्रोन के लिए फायदा उठाने के लिए एक खाली जगह बना देता है। ये लगभग ऐसा है जैसे यूक्रेन के ड्रोन पर्दे के पीछे तैयार खड़े हैं। जैसे ही यूएसएफ उन चीजों को खत्म करता है जो उन्हें रोक सकती थी, वैसे ही वे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्लाव्यांस्क में भी ऐसा हुआ। वहां सुविधा इतनी बड़ी थी कि पहले ही खाली जगहें थीं। यूएसएफ के पास ऐसे कई और उदाहरण हैं। 27 से 29 जून तक यूएसएफ ने कब्जे वाले इलाकों में कई ठिकानों को रूसी वायु रक्षा के खिलाफ अपने अभियान के चलते निशाना बनाया। क्रीमिया में यूएसएफ ने एक पैंसर एस, एक वायु रक्षा प्रणाली के साथ साथ 2 रडार, एक ST-68 और एक 48YA6K1 पोडल्यार्ड को नष्ट कर दिया। इसमें एक अच्छी तालमेल देखने को मिली। यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करना जरूरी था। 3 दिन की तबाही में क्रीमिया के ईंधन टैंक, रेल डिब्बे भी निशाना बने। जापोरिजिया में 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड ने रूसी ईंधन टैंकों की एक जोड़ी के साथ साथ एक ऐसी सुविधा को भी नष्ट कर दिया जिसका इस्तेमाल रूस लुब्रिकेंट्स को स्टोर करने के लिए करता था। 414वीं मजार्स बर्ड्स ब्रिगेड की 3री बटालियन के ऑपरेटरों ने उसी सेक्टर में एक अन्य ईंधन टैंकर नष्ट किया। और ड्रोन, जिन्हें रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में उड़ाया गया था, ने एक ट्रेन को नष्ट कर दिया जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन की सीमा के पास अपनी सेना का समर्थन करने के लिए कर रहा था। खेरसोन में यूक्रेन की 20वीं अलग मानव रहित सिस्टम्स ब्रिगेड ने रूस के लॉजिस्टिकल नेटवर्क के एक हार्बर टक को नष्ट किया। यही वो चीज है जो रूस की इतनी सारी वायु रक्षा प्रणालियों के नुकसान से संभव हो पाती है। एक के बाद एक खाली जगह बनती जा रही है। यूक्रेन उन वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाता है जो या तो सीधे उन लक्ष्यों की रक्षा कर रही है जिन्हें वह मारना चाहता है, या फिर उन हवाई गलियारों को कवर कर रही है जिनसे वह ड्रोन भेजना चाहता है। रक्षा प्रणालियां नष्ट होते ही रास्ते खुलते हैं और यूक्रेन हमला करता है। बार बार ऐसा होता है। ये सभी हमले 3 दिनों के दौरान हुए। 2026 में कुल मिलाकर हमने देखा है कि यूक्रेन ने अपनी मिड और डीप रेंज स्ट्राइक रणनीतियों को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है, और ये सब रूस की एयर डिफेंस के ढह जाने की वजह से हुआ है। जून की शुरुआत में रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बताया कि मई में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 50 किमी दूर सफल हमलों की संख्या अप्रैल से दुगुनी कर दी। यह दोगुनी बढ़ोतरी 2026 की शुरुआत से लगातार हो रही वृद्धि का हिस्सा है। 22 जून को ISW ने कहा कि यूक्रेन मई में रूस पर किए 210 इंटरमीडिएट रेंज हमलों की संख्या फिर से हासिल करने के करीब है। ISW रिपोर्ट के अनुसार जून में यूक्रेन ने 145 हमले किए थे। महीने का अंतिम आंकड़ा अभी नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा होना तय है। ऐसा नहीं है कि रूस भी गहरे हमलों के मामले में कुछ ज्यादा बेहतर कर रहा है। UNN रिपोर्ट के अनुसार जून में यूक्रेन ने रूस के भीतर 11 अलग अलग तेल रिफाइनरियों और 8 सैन्य संयंत्रों को निशाना बनाया, जिनमें से कई पर 1 से अधिक बार हमला किया गया। हमने यह भी देखा है कि यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आसपास की सुविधाओं को निशाना बनाया, जबकि इसे पूरे रूस में सबसे कड़ी सुरक्षा वाला इलाका माना जाता है। इस सब के लिए स्विस चीज का धन्यवाद करें। यूएसएफ ने इन छेदों को बनाया, फिर उसने और अन्य यूक्रेनी ड्रोन बलों ने इन छेदों के जरिए बिना पायलट वाले हवाई वाहनों को अंदर भेज दिया। बिल्कुल, इन सब के केंद्र में क्रीमिया है। रूस और अन्य कब्जे वाले इलाकों के अंदर किए गए हमले जितने भी प्रभावशाली हों, यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस
जो कुछ भी कर रही है उसका ज्यादातर हिस्सा क्रीमिया को अलग थलग करने और अवैध रूप से कब्जा की गई इस प्रायद्वीप को पुतिन के नियंत्रण से बाहर निकालने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। क्रीमिया और उसके आसपास यूक्रेन अभी जिन ठिकानों पर हमला कर रहा है उनमें से बहुत कुछ यूएसएफ और रूसी वायु रक्षा के खिलाफ उसके अभियान की वजह से संभव हुआ है। केर्च जलडमरू मध्य पार का मार्ग और वहां की फेरियां जिन्हें यूक्रेन ने निष्क्रिय कर दिया, शायद वरना निशाना नहीं बन पाती। यूक्रेन का क्रीमिया जा रहे ईंधन ट्रकों को नष्ट करने का अभियान सफल है क्योंकि रूस का कमजोर वायु रक्षा नेटवर्क मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन को कब्जे वाले इलाकों में आसानी से उड़ने देता है। इन सब के साथ यह भी जोड़ ले कि ये वायु रक्षा प्रणाली कभी भी ड्रोन से निपटने के लिए बनाई ही नहीं गई थी और इसी वजह से क्रीमिया के कब्जाधारियों के लिए यह एक आपदा का नुस्खा बन गया है जो उनके गले के नीचे जबरदस्ती उतारा जा रहा है। सेवास्तोपोल क्रीमिया में आपातकाल घोषित है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमले और प्रायद्वीप में ईंधन संकट है। ये यूएसएफ द्वारा रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने की महीनों की प्रक्रिया का परिणाम है। रूस के सामने इससे भी बड़ी समस्याएं हैं। यूएसएफ सैकड़ों वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट कर रहा है और ये प्रणालियां यूक्रेन द्वारा भेजी गई चीजों से निपटने के लिए बनी नहीं हैं। रूस के लिए इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वह इस छलनी जैसे जाल के छेदों को भी भर नहीं पा रहा है। यूक्रेन जो छेद बनाता है वो या तो स्थायी रहता है या रूस उसे भरकर कहीं और नया छेद कर देता है क्योंकि अब रूस और वायु रक्षा प्रणालियां नहीं ले सकता। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या CEPA ने 3 जून के एक लेख में रूस की वायु रक्षा प्रणालियों को जर्जर बताया है। इसने उसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले की ओर इशारा किया, ये बताते हुए कि यूक्रेन के कम से कम 50 ड्रोन वहां पहुंचने, चक्कर लगाने और फिर रूसी कार्वेट और तेल भंडारण टैंकों सहित कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम रहे। सेबा का कहना है कि रूस EW पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है जबकि यूक्रेन के पास AI संचालित ड्रोन है जो AC प्रणालियों पर काबू पा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी सीमित संख्या में वायु रक्षा प्रणालियों को बार बार इधर उधर करने की आवश्यकता के साथ मिलकर उन्हीं खामियों में योगदान दे रही है जो हम देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के ड्रोन कर रहे हैं। यूक्रेन की लगातार कोशिशें और उसके ड्रोन हमलों का धीरे धीरे बढ़ना रूसी रक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर चुका है और रूस तकनीकी दृष्टि से इतना पीछे है कि वह इसके बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। रूस अपनी मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों को और बना भी नहीं सकता, कम से कम वह उस पैमाने पर तो बिल्कुल नहीं बना सकता जितनी तेजी से यूक्रेन उसकी प्रणालियों और रडारों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन की 413वीं मानवरहित प्रणालियों की रेजिमेंट के कमांडर चार्जर के अनुसार रूस को मिसाइल और रडार के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स नहीं मिल रही हैं। ये दुर्लभ संसाधन है, इसलिए महंगा है और वायु रक्षा प्रणालियां डॉलर देने पर भी तुरंत तैयार नहीं होंगी क्योंकि माइक्रोचिप्स नहीं है। चार्जर कहते हैं, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसमें पैसे डालकर आपको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कंट्रोल करने वाली माइक्रोचिप मिल जाए। रूस इसके लिए पश्चिमी प्रतिबंधों के धीरे धीरे पड़ने वाले प्रभाव का शुक्रिया अदा कर सकता है। रूस के लिए जरूरी चिप्स पाना संभव है मगर वे सीधे नहीं मिलती, इसलिए रूस को तीसरे देशों से महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है और चिप्स देर से पहुंचती है क्योंकि उन्हें कई देशों से होकर लाना पड़ता है। इस समस्या के साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन झुंडों के विशाल आकार का मतलब ये भी है कि अब रूस के पास वायु रक्षा मिसाइलों की कमी हो रही है। CBS न्यूज़ की 17 जून की रिपोर्ट के अनुसार रूस S-300 मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी से जूझ रहा है जो जल्द ही अन्य वायु रक्षा प्रणालियों तक भी फैल सकती है। यूएसएफ ड्रोन से उन्हें नष्ट नहीं कर रहा और कई प्रणालियों में झुंड रोकने लायक मिसाइलें भी नहीं होती। और जब आप इन सब को रूस के विशाल आकार और कब्जे वाले क्षेत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता के साथ जोड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सिपर ने रूस के वायु रक्षा नेटवर्क को इतना कमजोर क्यों कहा। पहले ही सब कम था, यूएसएफ द्वारा रूस की रक्षा प्रणाली तबाह होने के बाद और घट गया। इसी तरह स्विस चीज बनी और यूएसएफ इसमें और छेद करेगा। ये आत्मसंतुष्ट होने का समय नहीं है। 2026 के दूसरे हिस्से में हमें वही सब और अधिक देखने को मिलेगा जो साल की शुरुआत में देखा था। रिफाइनरियां, वायु रक्षा, लॉजिस्टिक्स और सैनिक अब पहले से ज़्यादा आसानी से पहुंच में हैं।
और जैसे ही पुतिन अपनी सारी कोशिशें एक ऐसी फ्रंटलाइन मुहिम पर केंद्रित कर रहे हैं जो ठीक नहीं चल रही, यूक्रेन लगातार रूस के पिछले इलाकों की सुरक्षा को लगातार कमजोर करता रहेगा, जिससे रूस का पिछला इलाका असुरक्षित हो जाएगा। रूस पर एक और बड़ा हवाई तूफान आने वाला है, जबकि 2026 तक रूस ने पहले ही काफी कुछ झेला है। यूक्रेन ने पहले ही इतना बड़ा हमला किया है कि रूस में सूरज तक ढक गया था। 2026 में ही 8 लाख टारगेट्स गिराए गए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के मैदान को बदल रहा है। जानकारी के लिए वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि रूस के यूक्रेन के हाथों टूटने की कहानी सहित हमारे और वीडियो देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।